बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा हुफ़्फ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन में ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 9 के तलबा को खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडल्स पर मुश्तमिल होगा। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जिसको उर्दू में लचक कहते हैं, तो हमारे डेली ऑब्ज़र्वेशन में भी जब हम लचक की बात करते हैं कि ये चीज़ बहुत लचकदार हैं, इसके अंदर लचक हैं, तो इसका मतलब हमारा ये होता है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाए किसी मटेरियल बॉडी के ऊपर तो उसकी शेप डिफ़ॉर्म हो जाती है और फोर्स हटाई जाए तो वो रीफॉर्म हो जाती है। मतलब फोर्स लगाने से उसकी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है, इसका साइज़ तब्दील हो जाता है, इसका लेंथ तब्दील हो जाता है, और जब फोर्स हटाई जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडी कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो देखिए, इन एवरी डे कन्वर्सेशन इफ़ समवन स्पीक्स टू यू अबाउट द इलास्टिक बॉडी यू प्रोबेबली immediately think of the rubber band. A rubber band yields a great deal to distort force and it return to its original length after the distorting force is removed। मतलब इस पैराग्राफ का ये है कि हम डेली लाइफ के अपने गुफ्तगू में जब भी इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन रबर बैंड आ जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि रबर बैंड के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है वो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, उसके अंदर तब्दीली वाक़ होती हैं, लेकिन जब फोर्स हटाई जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बॉडीज़ इलास्टिक बॉडीज़ कहलाते हैं। तो इस खासियत का नाम इलास्टिसिटी कहलाती है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटीरियल्स की उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़, जब कि वो वापस अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप में उस वक़्त वापस आता है जब आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स या फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जब उससे फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन को हटाई जाए, तो इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो जो मटेरियल बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं वो मटेरियल बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाती हैं। तो इस लिहाज से आप रबर बैंड हैं, स्प्रिंग हैं, इसी तरह एक आयरन रॉड हैं, उस आयरन रॉड को फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, फोर्स हटाई जाए तो फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, लेकिन ये एक लिमिट के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब एक एंकर शूट्स करता है एक एरो को, यानी एक तीर कमान में से जब तीर को शूट किया जाता है तो पहले उसकी ये जो बो होती है वो उसकी स्प्रिंग वो बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता है जब इसको एरो को शूट किया जाता है, एरो को रिलीज़ किया जाता है। तो इसी तरह जब एक टेनिस रैकेट जो है किसी टेनिस बॉल को हिट करता है तो बॉल की शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, लेकिन जो ही ये इसको हिट करता है, ये रैकेट उस बॉल को हिट करता है तो हिट करने के बाद वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में वापस आ जाती हैं। तो ऐसे मटेरियल बॉडी इलास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। तो अब नॉट ऑल मटेरियल रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ कॉल्ड व्हेन ऑन इट इज़ रिमूव्ड, यानी तमाम मटेरियल जो है वो इलास्टिक बॉडीज़ नहीं होते। कई मटेरियल ऐसे हैं जो नॉन इलास्टिक हैं, यानी उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो डिफॉर्म नहीं होती, और जब एक दफ़ा डिफॉर्म होगी तो वो रीफॉर्म नहीं होती। एक दफ़ा मसलन चाक का एक टुकड़ा है, इसी तरह एक मसलन आपके पास एक पत्थर है, उस पत्थर को आप मरोड़ नहीं सकते, जब वो एक दफ़ा टूटता है तो फिर वो परमानेंट इसके अंदर चेंज पैदा हो जाता है, तो वो नॉन इलास्टिक बॉडीज़ कहलाते हैं, नॉन इलास्टिक बॉडीज़। तो वो मटेरियल्स द मटेरियल्स दैट डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग डिस्टोर्ड आर सेड टू बी नॉन इन इलास्टिक बॉडीज़ या नॉन इलास्टिक बॉडीज़। एग्जांपल क्या है इन इलास्टिक मटेरियल्स की? वो पॉलिस्टीन है, क्ले हैं एंड डफ वगैरह, ये जो
कोई पॉलीस्टीरीन जो है प्लास्टिसिन और क्ले एक मिट्टी से बना हुआ कोई चीज़ हो, उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसको आप मरोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो टूट जाते, टक करके टूट जाते हैं, तो वो इन इलास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। तो मोस्ट मटेरियल आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नॉन एज इलास्टिक लिमिट। क्या मतलब है इसका कि अक्सरियत जो मटेरियल होती हैं वो इलास्टिक तो होती हैं, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। मसलन एक रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रिच करते हैं, वो लंबा हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो फिर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर इतना फोर्स लगाएं कि वो टूट जाए, तो आप इसका मतलब है कि आपने इसको लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है। तो तमाम जो इलास्टिक मटेरियल बॉडीज़ होती हैं, इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं, वो भी एक हद तक जो हैं वो इलास्टिक होती हैं, और उस हद को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर इस लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर वो क्या होगा, मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप या साइज़ या डायमेंशन, सो ब्रेक आर परमानेंटली डिफॉर्म व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ रिमूव्ड। कि जो मटीरियल्स आप जो नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक मटीरियल नहीं, इलास्टिक बॉडी बात कर रहे हैं, जब इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर उसके लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाई जाए तो उस लिमिट के आगे, उस लिमिट के बाद उसके अंदर परमानेंटली चेंज पैदा हो जाता है और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज शेप में वापस नहीं आती। तो इसका मतलब है कि जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो भी एक हद तक इलास्टिक होती हैं, और उसके आगे फिर वो इसके अंदर मुस्तकिल तौर पर चेंज पैदा हो जाता है, उसको परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं। तो वो कहलाएगा, जो हद होती हैं वो उसके कहलाती हैं इलास्टिक लिमिट। तो इस इलास्टिसिटी क्या चीज़ है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल बॉडी, सॉलिड मटेरियल बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में वापस आती हैं जब इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई जाए। फिर इसके बाद है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो हैं ये यही इलास्टिक बॉडीज़ इलास्टिसिटी को मज़ीद आगे यानी फार्मूलेट करते हैं कि जब एक स्प्रिंग को स्ट्रिच किया जाए या कंप्रेस किया जाए, किसी स्प्रिंग को आप दबाएं या उसको खोलें, तो उस स्प्रिंग के खोलने और बंद होने से और ये सब कुछ फोर्स ही की वजह से होता है। जब आप फोर्स लगाकर किसी स्प्रिंग को स्ट्रिच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं तो दोनों हालतों में उसकी शेप और साइज़ या उसके साइज़ में कमी या बेशी आती हैं। स्ट्रेच करते हैं तो उसके लेंथ में इजाफा होता है, और कंप्रेस करते हैं तो उसके लेंथ में कमी आती है। मसलन यहाँ पर देखें, ये एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ जो है वो इसकी ओरिजिनल साइज़ है, यहाँ पर इसको स्ट्रेच किया गया है और यहाँ पर इसको कंप्रेस किया गया है। तो चाहे कंप्रेशन हो या रिलैक्सेशन हो या इसको स्ट्रेचनेस हो, दोनों हालतों में उसके अंदर जो चेंज आती हैं वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और इसी को हुक्स लॉ कहते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स हैं वो स्प्रिंग के कंप्रेशन या उसके स्ट्रेचनेस और उसके जो कंप्रेशन या उसके स्ट्रेचनेस हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हुक्स लॉ जिसकी स्टेटमेंट ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और compression x is directly proportional to the restoring force, जिसको FRES से डिनोट किया जाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पर फिर इसको आप इक्वेशन बनाएंगे तो FRS इज इक्वल टू -kx। यहाँ पर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। यानी किसी स्प्रिंग को या किसी रबर बैंड को जब आप फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं तो उसके लंबाई में इजाफा होता है। तो अप्लाइड फोर्स और उसके एक्सटेंशन यानी उसके लंबाई में जो इजाफा है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना उसकी एक्सटेंशन में ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन ये सब लिमिट के अंदर अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होगा। तो अगर इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx। तो द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका कि जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रिच किया जाता है, लंबा किया जाता है, तो वो स्प्रिंग जो है वो उस अपनी ओरिजिनल हालत में आने की कोशिश करेगा। तो यानी स्प्रिंग भी इसके अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट कवर होता है अगेंस्ट द अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर -x लगता है। तो दिस रिलेशन इज़ आल्सो ट्रू फॉर अ वायर अंडर टेंशन। यानी ये जो फार्मूला है
एफ आर एस इज इक्वल माइनस के एक्स, ये किसी वायर के ऊपर, किसी रॉड के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो ये था हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अंदर तीन बातें याद रखी। एक उसकी डेफिनेशन कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर कंप्रेशन या जो एक्सटेंशन है दोनों ये रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात उसके आप मैथमेटिकल फॉर्म याद रखेंगे कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें एफ जो है फोर्स है, एक्स जो है एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, और के जो है उस मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं कि वो पर मीटर कितनी फोर्स के साथ वो एक्सटेंड होता है या कितने फोर्स के साथ वो एक्सटेंड होता है। तो उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। फिर उसके बाद अब आगे आते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडल्स की तरफ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इसको अगर हम समझें कि अगर एक वायर को लिया जाए, किसी रॉड को लिया जाए और वो रॉड या वायर किसी जगह पर फिक्स हो और दूसरी जगह पर वो जो है वो फ्री हो, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा लिमिट के अंदर अंदर तो इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा होगी। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया द स्ट्रेस अप्लाइड टू अ वायर is defined as the force applied per unit area of a cross section to produce deformation। स्ट्रेस किसे कहते हैं कि किसी वायर, किसी रॉड के पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो ये किस लिए? टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन पैदा करने के। डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी लंबाई में इजाफा, उसके जो है वो शेप या साइज़ के अंदर जो चेंज है उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो या स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो इसका यूनिट बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या उसको पास्कल भी कहते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसे कहते हैं कि जब किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। तो द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी वायर को लंबा करने के लिए कि जब उसको लंबा किया जाता है फोर्स लगाकर, लेकिन ये लिमिट के अंदर अंदर होगा, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाया तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती हैं। तो ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज कॉल्ड स्ट्रेस, और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पर स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस की वजह से चूंकि डिफॉर्मेशन पैदा होता है और डिफॉर्मेशन की वजह से उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट आती है। तो द एक्सटेंशन यानी उसकी इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाई पर ओरिजिनल लेंथ, इसका जो रेशो कहलाता है वो कहलाएगा स्ट्रेन। So the strain is defined as the extension per unit original length. The extension per unit original length is called strain। कि उसका के अंदर फोर्स लगाने की वजह से इजाफा कितना आ गया है और उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है। तो इजाफे को अगर हम ओरिजिनल लेंथ पर डिवाइड करेंगे और ये जो रेशो बनाएंगे, इस रेशो को कहते हैं स्ट्रेन। एक वायर है, एक लोहे का एक तार है और इसके नीचे आपने फोर्स लगाया। अब उस तार की कोई मोटाई होगी और मोटाई की वजह से उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नीचे आपने कोई फोर्स, कोई वज़न लटकाया, तो वो वज़न लटकाने की वजह से वो तार अपनी लंबाई में इजाफा कर देगा। तो जो लंबाई में इजाफा करता है वो एक्सटेंशन कहलाता है एक्स, और उसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कहलाएगा एल। तो एक्सटेंशन और लेंथ के दरमियान जो रेशो होगा वो स्ट्रेन कहलाता है। और चूंकि दोनों ऊपर नीचे एक ही जो है वो क्वांटिटी है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लिहाजा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये सिंपल एक दो लेंथों के दरमियान रेशो को कहते हैं। ऊपर वाला लेंथ एक्सटेंशन को कहते हैं, नीचे वाला लेंथ ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं। फिर चौथे नंबर पर हम समझते हैं जो है वो है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस किसे कहते हैं? तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्ट्रेच वायर इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। तो विद इन दिस लिमिट द रेशो ऑफ कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर इज़ नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो क्या मतलब है कि जब स्ट्रेस अप्लाइड होता है
तो उसके अंदर स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है। मतलब स्ट्रेस कब ज़्यादा होता है, जब फोर्स ज़्यादा लगती है या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। स्ट्रेस जो है फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस का इजाफा का मतलब है कि या तो फोर्स ज़्यादा लगे या उसका एरिया कम हो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। मतलब या फोर्स ज़्यादा होने की वजह से भी लंबाई में इजाफा ज़्यादा होता है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से स्ट्रेन में इजाफा होगा। तो ये स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन भी इसके साथ साथ ज़्यादा होता। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वजह से इस रिलेशन को इक्वेशन बनाते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्ट्रेन। यहाँ कांस्टेंट से मुराद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको यंग मॉडुलस कांस्टेंट कहते हैं और उसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होगा, अब दोनों तरफ अगर आप स्ट्रेन डिवाइड कर लेंगे तो यंग मॉडुलस आपके बराबर हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस ये डिनोटेड बाय वाई, इसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फार्मूला है एफ डिवाइड बाई ए और स्ट्रेन का फार्मूला है एक्स डिवाइड बाई एल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास लास्ट में आएगा कि एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइड एक्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स। तो ये वाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, एफ फोर्स, एल जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर और ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और एक्स इज़ द एक्सटेंशन इन द वायर। यानी वायर के अंदर जो इजाफा है या जो है वो उसके अंदर जो चेंज आती हैं। तो इस लिहाज से यंग मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो है उसका यूनिट भी वही पास्कल आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मटेरियल हैं कि एक एल्यूमिनियम का रॉड है और उसका 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ हो, तो वो कितने फोर्स के साथ जो है वो कितने फोर्स के साथ जो है वो एक्सटेंड होगा, तो वो 7 × 10⁻15 मीटर आता है। 7 × 10⁻10 मीटर आता है। इसी तरह ब्रास एक दूसरा मटेरियल है, कॉपर हैं, क्राउन ग्लास हैं, ये मुख्तलिफ मटेरियल हैं और उसकी जो है मटेरियल्स उसका जो यंग मॉडुलस वैल्यू हैं वो आपके जो है आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यंग मॉडुलस वैल्यू है वो निकल और स्टील की हैं और आयरन की, आयरन स्टील और निकल की। इसकी स्ट्रेस वैल्यू सबसे जो है वो मटेरियल यंग मॉडल सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि स्टील को आमतौर पर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है, यानी ये यहाँ पर देखें, अगर ये एक ग्राफ हमारे पास मौजूद है तो ये ग्राफ में ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर स्ट्रेन दिया गया है, वाई एक्सेस पर स्ट्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर जितना जितना स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है स्ट्रेन उसके साथ साथ इंक्रीज़ होता है। ये जो ए पॉइंट है ये उसका जो है आखिरी इलास्टिक लिमिट है। यहाँ के बाद जो है वो उसके अंदर परमानेंट चेंज पैदा होता है। तो ये बी जो है इसका ब्रेकिंग पॉइंट है कि जब इस पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं और क्योंकि यहाँ से लिमिट से आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया हुआ होता है। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, और इससे पहले आपने इलास्टिसिटी और जनाब ह्यूक्स लॉ पढ़ लिया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इसको आप समझ लें कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है कि एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो 5 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 मीटर स्क्वायर है और इसको 0.15 मीटर जो है वो स्ट्रेच किया गया है। यानी ये उसका एक्स वैल्यू है, ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर और उसके अंदर जो एक्स वैल्यू है इजाफा है वो 0.15 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर है। तो अब अगर उसके नीचे 270 न्यूटन फोर्स लटकाई जाए तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास गिवन डेटा में है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.03 मीटर स्क्वायर है। अगर उसके अंदर एक्सटेंशन 0.15 मीटर हो तो उसका वेट या फोर्स जो इसके नीचे लटक रहा है या उसके नीचे लटकाया हुआ है या इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो 270 न्यूटन है। तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस की वैल्यू मालूम करना है। तो पहले स्ट्रेस की वैल्यू मालूम करते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स 270 न्यूटन और एरिया 0.03 मीटर कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 × 10⁻³ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है।
फिर एक्सटेंशन स्ट्रेन मालूम करते हैं, तो ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ 0.15 है और ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर है। तो अगर आप इसको मालूम कर लें तो ये 0.03 इसका आता है वैल्यू, 0.03। चलिए जी, अब इसका यंग मॉडल्स मालूम करते हैं। तो यंग मॉडल्स का फार्मूला हमें पता है कि यंग मॉडल y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो ऊपर जो है स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें। तो y इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ ये आपने यहाँ से मालूम किया हुआ है और 0.03 यहाँ से आपने मालूम किया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यंग मॉडल्स की वैल्यू आएगी 3 × 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडल्स की वैल्यू आपके पास आई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।